इस लेक्चर में अपन जो सेकेंडरी प्रोडक्शन है उसी को समराइज कर रहे हैं पहले, उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दो चीजें हैं, वन इज ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्शन। ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्शन का मीनिंग अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो वो क्या है कि कोई भी जो शाकाहारी जंतु हैं उनके द्वारा ग्रहण किया गया भोजन, शाकाहारी जंतु क्या ग्रहण करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को, ठीक है, उनके द्वारा ग्रहण किया भोजन और उनके द्वारा त्यागे गए मल की मात्रा, या सीधा बोल रहे तो जो जंतु ने भोजन ग्रहण किया, शाकाहार ग्रहण किया, उसमें से जो पार्ट अब्सॉर्ब हुआ, जो अवशोषित हुआ और बाकी मल के रूप में त्याग दिया गया। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो माइनस का निशान है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्शन कहेंगे किसे कि एक जंतु ने भोजन ग्रहण किया और मल त्याग कर दिया। तो ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्शन को जंतुओं के मल त्याग की मात्रा को ज्ञात करके पता किया जा सकता है कि प्रोडक्शन है कितना। भाई कुछ तो एनर्जी खुद ने काम में ले ली, एसिमिलेट कर ली, और कुछ जो है वो त्याग दी, मल के रूप में त्याग दी, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्शन। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन, कि हीटरोट्रॉफ्स जो एनिमल्स हैं, हीटरोट्रॉफ्स बेसिकली एनिमल्स ही होते हैं, है ना, बाकी दूसरे माइक्रोब्स भी उसी कैटेगरी में आते हैं बहुत सारे। तो हीटरोट्रॉफ्स जीवों के जो टिश्यूज हैं, उनके जो शरीर के ऊतक हैं, उनमें जो संग्रहित ऊर्जा है, जो स्टोर्ड एनर्जी है, वो नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन कहलाती है। नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन का मतलब ये है कि उनके शरीर के अंदर जो भी टिश्यूज हैं ऑर्गेनिक मैटर का रूप में, वो सेकेंडरी प्रोडक्शन के रूप में कहलाया जाता है। हालांकि ये बातें जो है कई जगह जाके आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती हैं, विरोधाभास भी इनमें मिल जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई डेफिनेशन ही पूछ ले कि साहब ये ग्रॉस और नेट, ये जो सेकेंडरी प्रोडक्शन के संदर्भ में क्या काम में लिए जाना उचित है, तो कई बुक्स में इसको बिल्कुल एक सिरे से खारिज कर रखा है कि ग्रॉस और नेट जो है ये सेकेंडरी के संदर्भ में काम में लेना जो है वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी सिर्फ एक नॉलेज के लिए कि भाई कल को आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या साहब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के संदर्भ में ग्रॉस और नेट जो है उन शब्दों को अपन उपयोग कर सकते हैं, तो उसको परिभाषित करने के लिए संक्षेप में एक एक लाइन लिख रखी है कि ग्रॉस किसे कहेंगे कि जंतु ने जो भोजन किया, अवशोषित हुआ और जो मल त्याग कर दिया, वो तो हो गया ग्रॉस। और नेट क्या हुआ, जो टिश्यूज के अंदर रह गया वो बचा हो गया, नेट हो गया ग्रॉस। तो ग्रॉस और नेट में डिफरेंस क्लियर हो गया आपको, है ना। हालांकि परिभाषा है अपने आप में, इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह जो है कई जगह इसको इस बात को ठीक नहीं ठहराया गया है, सीधी सी बात ये। अब इसमें दूसरा जो कंसेप्ट आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, जो यहाँ से टॉपिक लिख रखा है मैंने, वो है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। दो चीजें लिख रखी है सिलेबस में आपके, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, एक है प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो लैंड के अंदर जो क्या है, जिसको अपन हिंदी में स्थलीय या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं, वहां पे आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो कौन करते हैं, प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं वो सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट होते हैं, सूर्य से आने वाली ऊर्जा पे निर्भर होते हैं, और वो उस इकोसिस्टम के अंदर बायोमास की फैक्ट्री के समान कार्य करते हैं। अर्थात वो सनलाइट को कैप्चर करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण करेगा। तो ये क्या कहलाएंगे, बायोमास फैक्ट्रीज। और इनका जो रोल है, ये न केवल खुद को सस्टेन करने में, अपने आप को बनाए रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के द्वारा, बल्कि ये उसके ऊपर का जो ट्रॉफिक लेवल है, जिसमें शाकाहारी या मांसाहारी जंतु आ जाते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए भी इनकी उपस्थिति जरूरी है। यानी कि जो फूड प्लांट सिंथेसाइज कर रहे हैं, वो फूड बेसिकली प्लांट स्वयं तो यूज करेंगे अपनी रेस्पिरेशन में, एसिमिलेशन के अंदर, लेकिन ये ऊर्जा ये जंतुओं में भी ट्रांसफर होती है। अर्थात जंतुओं का सर्वाइवल प्लांट के सर्वाइवल के बिना संभव नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। तो जंतुओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या हो गया, प्लांट्स। फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, चाहे कोई दूसरा ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, स्थल में उपलब्ध कोई भी इकोसिस्टम हो, मेनली दो ही है, या तो ग्रासलैंड या फॉरेस्ट। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में दो है, बाकी तो फिर डेजर्ट आ जाता है ना। तो इन सब के अंदर जो प्लांट्स हैं ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। इन्हीं के माध्यम से सारे के सारे जो पोषक पदार्थ हैं वो हीटरोट्रॉफ्स के अंदर
पहुंच जाते हैं इनके खाने के द्वारा ही। जब एक शाकाहारी जंतु प्लांट्स को खाता है तो पोषक पदार्थ उसके शरीर में पहुंच जाते हैं। जब वो जंतु किसी और जंतु द्वारा खाया जाता है, वही न्यूट्रिएंट्स अगले ट्रॉफिक लेवल में पहुंच जाते हैं। तो सोर्स क्या हो गया? प्लांट्स। तो ये वाली बात है। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं वो भी अल्टीमेटली किस पर निर्भर है? वो भी प्लांट्स पर निर्भर है, यानी कि सीधा बोले प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं। तो इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, स्थल या स्थलीय आवास में प्रोडक्टिविटी वाला जो कंसेप्ट था कल अपन डिस्कस कर रहे थे, उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है जीपीपी, ये निश्चित समय में प्लांट्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पर्टिकुलर टाइम में। केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्शन होता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन में यील्ड होती है। यील्ड दोनों में डिफरेंस है। इंग्लिश के दो शब्द है, प्रोडक्शन एंड यील्ड, तो दोनों में डिफरेंस है। यहां पर क्या है कि ये जो प्रोडक्शन है ये बेसिकली एक प्रकार की यील्ड है, ठीक है, एक प्रकार की यील्ड प्राप्ति है जो कि समय के साथ निर्धारित रहती है। पर्टिकुलर टाइम, एक दिन 24 घंटे में, एक महीना 30 दिन में, या एक वर्ष 365 दिन में ये प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट की जाती है। पर यूनिट स्क्वायर एरिया, चाहे वो हेक्टेयर में हो चाहे वो एकड़ में हो, जो भी हो, उसके अंदर ये देखा जाता है। तो अपन ने ये चीजें कई बार डिस्कस कर ली कि प्लांट्स द्वारा जो प्रोडक्शन है या ऑटोट्रॉफ्स द्वारा प्रोडक्शन है वो कहलाता है प्राइमरी प्रोडक्शन, और जो हीटरोट्रॉफ्स द्वारा प्रोडक्शन है वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी प्रोडक्शन। बिल्कुल सरल शब्दों में इसकी व्याख्या है। तो अपन ने ये देखा कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं और उसकी सहायता से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो निर्मित करते हैं। ये कहलाती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का एक जो बड़ा भाग है, ये प्लांट्स जो होते हैं ये अपने रेस्पिरेशन में कंज्यूम कर लेते हैं। ग्रोथ है, रिपेयरिंग है और रिप्रोडक्शन है, इस प्रकार की क्रियाओं में कंज्यूम कर लेते हैं। और जो रिमेनिंग पार्ट प्लांट्स के पास बचा वो क्या कहलाएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो दोबारा डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके लिए ताकि रिवाइज हो जाए। अच्छा, यहीं पे प्लांट्स का जो बायोमास है वो दो तरह से डिवाइड किया गया। एक तो वो जो जमीन से ऊपर है, स्थल से ऊपर है, जैसे कि स्टेम, जैसे कि ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब जमीन के ऊपर वाला। और एक होते हैं रूट्स जो कहाँ है? जमीन के अंदर होता है। तो जो जमीन के ऊपर वाले भाग हैं और जो जमीन के अंदर वाले भाग हैं, दोनों के अंदर फूड सिंथेसिस होता है। ये बात आप समझ लें, बॉटनी के एस्पेक्ट से दोनों फूड सिंथेसिस होता है। और ये फूड जो होता है ये बेसिकली स्टार्च और शुगर्स के रूप में ये प्लांट्स डिफेंस प्रोडक्ट्स इसके रूप में, डिफेंस प्रोडक्ट्स मतलब प्लांट्स अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए जो सब्सटेंस निर्मित करते हैं, उन सब कामों में ये चीज यूज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो भोज्य पदार्थ हैं, डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स प्लांट के लिए, स्वयं के लिए जरूरी होते हैं। अब जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, यहां से दूसरा पॉइंट शुरू होता है, जो स्थलीय आवास है। टेरेस्ट्रियल ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के मध्य संबंध था, उसको अपन ने एक सरल से समीकरण द्वारा दर्शाया था, और वो था एनपीपी, यानी कि नेट को कैसे निकालेंगे कि ग्रॉस माइनस रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि प्लांट स्वयं द्वारा जो ऊर्जा खर्च कर देते हैं उसके बाद जो बच गई वो क्या कहलाएगी? नेट प्रोडक्टिविटी। और इसको अपन कार्बन करेंसी के रूप में देखते हैं। कार्बन करेंसी क्यों है? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट रिच सब्सटेंस है, स्टार्च जिसको अपन कहते हैं। इसको अपन ग्राम कार्बन पर मीटर स्क्वायर पर आवर, ये और ये टन्स कार्बन पर हेक्टेयर पर ईयर, दोनों में से किसी एक जो है यूनिट के अंदर दर्शा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि अबव ग्राउंड नेट प्रोडक्टिविटी अगर अपने को स्थलीय आवास में कैलकुलेट करनी है तो ये प्रोडक्टिविटी किसकी होगी? स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, ये सब जो जमीन के ऊपर है, इनका सॉलिड पार्ट। और एक है बिलो ग्राउंड, यानी कि रूट की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो अधिकांश जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उनमें क्या ऑब्जर्व किया गया है वैज्ञानिकों द्वारा, इकोलॉजिस्ट द्वारा, वो ये है कि टेरेस्ट्रियल में अबव ग्राउंड
और बिलो ग्राउंड की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यूज जो होती हैं वो लगभग समान होती हैं। अर्थात जितना बायोमास जो जमीन के ऊपर वाला भाग है उतना ही बायोमास जमीन के अंदर वाला जो भाग है, रूट्स है, वो बराबर का प्रोडक्शन दे देते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि सब तना, पत्तियां, शाखाएं ये ज्यादा प्रोडक्टिविटी देते होंगी और रूट्स जो है वो कम प्रोडक्टिविटी देते होंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है अधिकतर, क्योंकि बायोलॉजी आप हमेशा नहीं कह सकते कि ऐसा होता ही होगा। अधिकतर केसेस में ऐसा देखा गया है कि प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी लेक्चर में देखा था कि एक तो होते हैं कि अबव ग्राउंड पार्ट्स है प्लांट्स के, एक हैं बिलो ग्राउंड पार्ट्स। अबव ग्राउंड पार्ट्स में क्या क्या जाता है? स्टेम, स्टेम के ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब। और एक होता है बिलो ग्राउंड या अंडर द ग्राउंड, उसमें आ जाती है मेनली रूट्स। अब आपके सामने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक 90 साल पुराना घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट में एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और स्टैंडिंग बायोमास। स्टैंडिंग बायोमास का मतलब क्या होता है कि उस समय, मौजूदा समय में, सारा खेल समय का यहाँ पे, उस पर्टिकुलर टाइम पर जो भी प्लांट्स वहां पे उपस्थित थे, जो प्रोड्यूसर्स की श्रेणी में आते हैं, उनका टोटल वेट कितना था। अब देखो, एक एक पेड़ को, एक एक झाड़ी को, एक एक तने को तो गिनने से, तोलने से ये होगा नहीं। तो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया लेते हैं, एक स्क्वायर मीटर, है ना, इस तरह से एक पर्टिकुलर एरिया लेते हैं और उसमें फिर ये प्लांट्स को ऑब्जर्व करते हैं। उसकी रूट का वजन, उसके तने का वजन और उसके उस एरिया में उपस्थित जो दूसरी वेजिटेशन है उसी में भी इसी प्रकार रूट का वजन, तने का वजन, पत्तियों का वजन, ये सारा देख लेते हैं और फिर उसको एवरेज यानी कि औसत ले लेते हैं पूरे बड़े क्षेत्रफल का, वो कितने भी हेक्टेयर में हो सकता है, तो उसको कार्बन यील्ड के रूप में देखा जा सकता है। तो ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये है टन्स कार्बन पर हेक्टेयर पर ईयर। एक साल में इतना टन एक हेक्टेयर का उत्पादन है। कार्बन का मतलब आप समझ गए, ये ऑर्गेनिक मैटर है, ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ जो उत्पादन हुआ। अब आप इसमें देखो, ये तो है तने का, ये है पत्तियों का और ये है जड़ों का। अब आप देख लो इसकी मात्रा कितनी अधिक है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक 90 साल पुराना जंगल है, उसके अंदर ये तना है, ये पत्तियां हैं और ये जड़ है। तने से मतलब है सब आ गया इसमें, पत्तियां वो क्या कहते हैं ना अपने, फूल भी आ गए और फल भी आ गए। अब इसमें देखो आप, ये है स्टैंडिंग बायोमास इन टन्स कार्बन पर हेक्टेयर, ये है स्टैंडिंग बायोमास। अब इस स्टैंडिंग बायोमास में, स्टैंडिंग बायोमास का मतलब है एक समय में उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्लांट्स, जो भी ट्रीज उपलब्ध थे, उनका जो उस समय, उस पर्टिकुलर टाइम में ये कितना वजन था इसका, ये टन्स कार्बन पर हेक्टेयर है, एक हेक्टेयर में, ये पर ईयर में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। आप देखो इसके अंदर तो नेचुरल है, समय के साथ आप देखोगे स्टैंडिंग बायोमास जो है वजन, वो पत्तियों का कम ही होगा, है ना, रूट्स का और कम हो जाएगा और स्टेम और ट्रंक का। तो ये स्टैंडिंग बायोमास और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बीच में ये आपके सामने डिफरेंस हो गया। तो स्टैंडिंग बायोमास का मतलब है मौके पर मौजूद, मौके पर मौजूद मतलब अभी जो दिख रहा है, और ये है कि समय के साथ जो गणना की गई पर ईयर, है ना, ये क्या है, समय के साथ जो गणना की गई तो उसके अंदर ये पाया गया कि ये इतना, ये स्टेम वाला पार्ट है, ये लीफ का पार्ट है, ये रूट्स का पार्ट है। तो पुरानी जड़ें भी आ गई इसके अंदर, ये जो ओल्ड रूट्स हैं। तो क्यों, क्योंकि वर्ष देख लो आप, 90 साल पुराना जंगल था तो उसके अंदर ये व्यवस्था है। तो ये वैल्यू दे रखी है आपके 0 से लेकर 100 के स्केल पर है, ये टन्स है पर हेक्टेयर में, और ये है वैल्यू 0 से 7 के बीच में टन्स, है ना, ऑर्गेनिक मैटर पर हेक्टेयर पर ईयर के अंदर है। तो इससे अपन तुलना कर सकते हैं कि एनपीपी और स्टैंडिंग बायोमास की मात्रा कितनी होती है। तो ये एक दिमाग में अपने पास में एक वैल्यू फिक्स हो गई कि हाँ, ये एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ये इतनी प्रोडक्टिविटी हो सकती है।
अब अपन उसको कैसे नापेंगे वो ये दे रखा है, मेजरमेंट या मेजरिंग ग्रॉस एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। इकोसिस्टम के लेवल पर यदि अपन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की गणना करेंगे तो कई प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्री टूल्स जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टूल्स मतलब एक ऐसे साधन जिसमें एक से अधिक विधियों का उपयोग होता है। कॉम्प्लीमेंट्री टूल्स का मतलब ये नहीं यहाँ पे औजार है, कॉम्प्लीमेंट्री टूल्स का मतलब है यहाँ पे एक से अधिक विधियां इस एनपीपी को कैलकुलेट करने के लिए वैज्ञानिक काम में लेते हैं। ये विधियां जो काम में ली जाती हैं वो क्रॉपलैंड, फॉरेस्टलैंड और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एनपीपी की गणना हेतु ऑन द ग्राउंड इन्वेंटरी बेस्ड मेथड है। ये नाम याद रखना पड़ेगा आपको। ऑन द ग्राउंड यानी कि मैदानी स्तर पे, जमीनी स्तर पे इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का मतलब है माल कितना है, माल से मतलब क्या है यहाँ पे, यही पेड़ कितने हैं उनकी मात्रा है ना, इन्वेंटरी बेस्ड मेथड का उपयोग करते हैं। तना उसका वजन कितना है, पत्तियां उसका वजन कितना है ना, फ्लावर्स का वजन कितना है एक दिए गए समय में, तो ये कहलाते हैं ऑन द ग्राउंड इन्वेंटरी बेस्ड मेथड्स। ऑन द ग्राउंड इन्वेंटरी बेस्ड मेथड्स का मतलब है कि एक समय में पर्टिकुलर एरिया में कितना ये प्लांट स्टफ मौजूद है। इस विधि को या इस विधि में इकोसिस्टम में उपस्थित प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर मतलब वही प्लांट्स की रूट, स्टेम, लीफ तथा फ्रूट ग्रोथ द्वारा निर्मित बायोमास को क्या करते हैं अपन नियमित अंतराल में मेजर कर लेते हैं। एक रेगुलर इंटरवल पे उसको मेजर किया जाता है कि फर्स्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च में कितना था, अप्रैल मई जून, एंड सीजन वाइज मेजर किया जाता है इसको, सर्दियां गर्मियां बारिश, इस तरह से साल के 3 या 4 क्वार्टर बना लेते हैं और उसमें फिर कई सालों तक उसको मेजर करते हैं। तो एक दिन में मेजर नहीं होता है। एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक निश्चित समय में जो समस्त प्लांट टिश्यूज हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो कहलाती है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मैंने कहा एक पर्टिकुलर टाइम देखना पड़ेगा यहाँ पे, हिसाब 1 महीने में इतनी वृद्धि हुई, 4 महीने में इतनी वृद्धि हुई, 1 वर्ष में इतनी वृद्धि हुई। तो वृद्धि किसकी देखी अपन ने, प्लांट टिश्यू में वृद्धि। अब प्लांट टिश्यू तो दिमाग में सबको पता होगा ना प्लांट टिश्यू में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये सारे प्लांट पार्ट्स हैं, इनका बेसिकली वेट देखा जाता है कि कितना प्रोडक्शन इनका हुआ है। इसको अपन कंटिन्यू करना है। एक क्रॉप इकोसिस्टम में उपरोक्त विधि जो अपन ने अभी डिस्कस की थी उसके द्वारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि एनपीपी ज्ञात करने के लिए केवल एक ग्रोइंग सीजन, यानी कि एक ग्रोइंग सीजन मान लीजिए 6 महीने की क्रॉप है तो वो 6 महीने का पीरियड ही काम में लिया जाएगा, उसमें अपन साल भर का पीरियड अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वो क्रॉप 3 महीने की है तो 3 महीने का पीरियड काम में लिया जाएगा एंड सो ऑन। तो उस पर्टिकुलर ग्रोइंग सीजन में जो भी उस क्रॉप का जो बायोमास है उसकी गणना करके अपन उसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्ञात कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड है, देखो पुराना मेथड है और टाइम टेस्टेड मेथड है, आज भी इसको उतनी इसकी महत्ता है। लेकिन क्या है आजकल जो है नई नई टेक्निक्स आ गई, उनमें से अपन अगर एक टेक्निक की बात करें तो रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इनका उपयोग करते हुए अगर अपन मेटीरियोलॉजिकल टावर्स, ये इस प्रकार के पिलर्स होते हैं लोहे के खंबे टाइप के, उनको फॉरेस्ट में या जिस भी इकोसिस्टम में अपने को प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है वहां पे अपन उसको इंस्टॉल कर देते हैं, वहां पे उसको जमीन पे लगा देते हैं। अब उस पे इस प्रकार के यंत्र लगे रहते हैं जो कि दोनों गैसेस को मेजर कर सकते हैं, यानी कि उस इकोसिस्टम में जो कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित हो रही है उसकी मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं, या उस इकोसिस्टम द्वारा जितनी ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, उसको भी ज्ञात, दोनों चीजें ज्ञात की जा सकती है इसमें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उन टावर्स के द्वारा दोनों को मेजर किया जा सकता है। तो एक मशीनी विधि है जिसके द्वारा अपन पर्टिकुलर एरिया में जो गैसेज हैं उनका एमिशन या अपटेक, एमिशन का मतलब है निकला, अपटेक का मतलब है प्लांट्स ने कितना लिया या एनिमल्स ने कितना लिया। तो एक तो गया एमिशन, एक हो गया अपटेक, दोनों को मेजर किया जा सकता है। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं मेटीरियोलॉजिकल टावर्स। इनका नाम याद रख लेना आप, मेटीरियोलॉजिकल टावर्स। इस प्रकार के पोल्स हैं, खंबे हैं जिनको अपन पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जहां पे भी अपने को कैलकुलेट करना है वहां पे इंस्टॉल कर दिया जाता है। ऑन द ग्राउंड टेरेस्ट्रियल प्राइमरी प्रोडक्शन की इससे अपन गणना कर सकते हैं।
तो ये जो टावर्स होते हैं ये इकोसिस्टम द्वारा, जैसा कि मैंने बताया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन और अपटेक, कितना कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लिया और कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, उसकी मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। ये मेटीरियोलॉजिकल टावर्स जो होते हैं ये इकोसिस्टम के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज है, जिसको अपन बोलते हैं नेट इकोसिस्टम एक्सचेंज, NEE, नेट इकोसिस्टम एक्सचेंज, इसको अपन मेजर कर सकते हैं। तो नेट इकोसिस्टम एक्सचेंज अर्थात NEE, इसकी गणना अपन एक बड़े सरल से फॉर्मूले से कर सकते हैं। एक तो होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको आप कई दिनों से पढ़ रहे हो, इसमें से अपन माइनस कर देंगे इकोसिस्टम रेस्पिरेशन, तो ये वैल्यू आ जाएगी नेट इकोसिस्टम एक्सचेंज की, कि कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम की, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट की, वो सारा पता लग जाएगा, और कितना बायोमास जनरेट किया। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो रही है ना, तो हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स करेंगे। तो दूसरी विधि क्या है, अथवा अपन क्या कर सकते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स और हीटरोट्रॉफ्स द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, उसकी अपन गणना कर सकते हैं। ये एक पॉइंट यहां पे समाप्त होता है आपको। अब दूसरा पॉइंट ये वाला है, ये कहता है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को इनडायरेक्टली नापने हेतु इकोसिस्टम रेस्पिरेशन, उसको जोड़ लिया अपन ने कि कितना जो है बायोमास प्रोड्यूस हुआ। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को इनडायरेक्टली नाप रहे अपन, तो इकोसिस्टम रेस्पिरेशन को टोटल कर लिया जाएगा, और अगर अपने को नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नापनी है तो हीटरोट्रॉफिक रेस्पिरेशन को ऐड कर लिया जाएगा। जितने भी हीटरोट्रॉफ्स हैं, इन हीटरोट्रॉफ्स में ध्यान रखना मेनली आते हैं सूक्ष्म जीवी, माइक्रोब्स, जो कि उपस्थित होते हैं मेनली मिट्टी के अंदर, है ना। तो उनको, उनके द्वारा जो रेस्पिरेशन है उसकी वैल्यू ऐड करके अपन क्या निकाल सकते हैं, NPV। और ऑटोट्रॉफ्स द्वारा उपयोग किए गए रेस्पिरेशन इनडायरेक्टली नापने तो अपन ये ऑटोट्रॉफ्स की जो रेस्पिरेशन रेट है इसको कैलकुलेट करके ग्रॉस को निकाल लेते हैं। तो ग्रॉस को निकालना यानी कि अपन ने प्रोड्यूसर्स का निकाला। अब प्रोड्यूसर्स का निकल गया, उसमें से अपन ने प्रोड्यूसर्स का जो रख लिया उसको रेस्पिरेशन से घटा के, और वो नेट निकल जाता है। ये सरल से मेथड्स हैं जिनको आजकल अपन प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए उपयोग में लेते हैं।